सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम स्टडी की सीरीज और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितने क्वेश्चन आपके सही गलत हों उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स को आपको कंसिडर करना है। सबसे पहले है अल नीनो रेफर्स टू एन एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन वाटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ इक्वाडोर एंड पेरू। बोल रहे हैं कि अल नीनो का मतलब क्या है कि एबनॉर्मल वार्मिंग हो जाती है सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की, ये बोल रहे हैं। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अल नीनो में यही होता है। सेकंड है ओशियनिक नीनो इंडेक्स मेज़र करता है एवरेज सी टेम्परेचर का डेविएशन नॉर्मल से जो ईस्ट और सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन में होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओशियनिक नीनो इंडेक्स इसी को मेजर करता है। थर्ड है अल नीनो यूजुअली स्ट्रेंथन एंड पीक ड्यूरिंग समर मंथ्स। तो ये आपको पता होगा कि अल नीनो मेनली स्ट्रेंथन और पीक किस मंथ में होता है? विंटर मंथ्स में होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये उल्टा दे रखा है, ये समर में नहीं होता, ये किस मंथ में होता है? विंटर मंथ्स में होता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और हमें क्या बतानी है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो हमारी जो दो स्टेटमेंट है वो क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपको अल नीनो के बारे में पता चल गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या बोलता है? एज पर IT लॉ, इनकम टैक्स लॉ, द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। देखो भाई, जिस ईयर में इनकम अर्न की जाती है ना इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग, उस ईयर को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। उस ईयर को क्या बोलते हैं? जिसमें अर्न की जाती है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। और असेसमेंट ईयर कौन सा होता है? जिसमें आप इनकम टैक्स आप पे चार्ज किया जाता है, जहाँ पे इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे टैक्स चार्ज किया जाता है वो होता है असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो ये गलत दे रखा है कि जिसमें अर्न की जाती है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। सेकंड है एनीवन हुज इनकम इन एन ईयर एक्सीड 1 लाख मस्ट फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो जिसकी 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम हो उनको फाइल करना पड़ेगा, ना कि 1 लाख से ऊपर। ठीक है, कितनी है ये लिमिट कितनी है? 2.5 लाख। ठीक है, 2.5 लाख से ऊपर फाइल करना पड़ेगा। फिर है थर्ड है बाई पेइंग पेनल्टी द टैक्स पेयर्स कैन कैरी फॉरवर्ड द लॉसेज इनकर्ड इन करंट असेसमेंट ईयर इफ दे डू नॉट फाइल इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर ड्यू डेट। देखो, अगर इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट पे आप फाइल नहीं करते हो तो आप जो टैक्स पेयर हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं लॉसेस को। ठीक है, याद रखना। तो टैक्स पेयर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं लॉसेस को जो भी उनको करंट असेसमेंट ईयर में हुए हैं, अगर वो ITR को फाइल नहीं करते हैं तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है और सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो इनमें से एक भी स्टेटमेंट नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? डी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में बात करनी है। देखो, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सबसे पहले बोल रहे हैं कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक आर्म फोर्स है जिसका ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। तो आप सभी को पता होगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स किस मिनिस्ट्री के अंडर होगी? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर ही आती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, किसके अंडर आती है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है इट इज टास्क विद प्रोटेक्टिंग एंड सिक्योरिंग रेलवे प्रॉपर्टी, पैसेंजर एरियाज एंड पैसेंजर्स देमसेल्फ। बिल्कुल ये सारी चीज़ प्रोटेक्ट करने के का टास्क है इनका। थर्ड है द RPF इज लेड बाय डायरेक्टर जनरल। बिल्कुल, इनको लेड कौन करता है? इनको लेड करता है डायरेक्टर जनरल। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। केवल 2 ही स्टेटमेंट इसमें जो है वो हमारी क्या है? करेक्ट है। ठीक है, अभी देखो ये जो RPF थी ये न्यूज़ में क्यों थी? 2 ऑपरेशंस के कारण न्यूज़ में थी। एक तो थी ऑपरेशन राहत जो इन्होंने 2022 में चलाया था ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कर्ब करने के लिए। ठीक है, एक तो ऑपरेशन आहत के लिए ये न्यूज़ में थी। दूसरी चीज़ थी ऑपरेशन उपलब्ध के लिए। जो ब्लैक मार्केटर्स हैं पैन इंडिया में, जो एलिग्ड ब्लैक मार्केटर्स हैं वो कॉमन मैन तक टिकट्स अवेलेबल नहीं होती थी रेलवे की, उसको वो करने के लिए था। तो ये एक मंथ लॉन्ग ड्राइव चलाई थी ऑपरेशन उपलब्ध के थ्रू, जिसमें कॉमन मैन को रेलवे की टिकट्स अवेलेबल हो जाएं उसके लिए ये चलाया गया था। ठीक है, जो भी अदर टैक्टिक्स जो यूज़ करते हैं वो उनको रोकने के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये 2 ऑपरेशन किसके हैं? RPF के, ऑपरेशन आहत, ऑपरेशन उपलब्ध। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में थी। और RPF एक आर्म्ड फोर्स, ये मैंने बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर है। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। सबसे पहले है द कलर ऑफ द ओशन डिपेंड ऑन द एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आप सभी को पता होगा भाई ओशन का कलर बिल्कुल एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे ही डिपेंड करता है। सेकंड है व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन डीप एंड क्लीन वाटर कलर विद शॉर्टर वेवलेंथ आर एब्जॉर्ब। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी सनलाइट डीप और क्लियर वाटर में गिरती है तो जो लॉन्गर वेवलेंथ है ना वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना, जो लॉन्गर वेवलेंथ के कलर हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ना कि शॉर्टर के। किसके? जो लॉन्गर वेवलेंथ के जो कलर हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो शॉर्टर के हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। जो शॉर्टर वेवलेंथ के हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं शॉर्टर के, जैसे ब्लू एंड वॉयलेट। जैसे कि ब्लू एंड वॉयलेट जो कलर हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं और जो लॉन्गर वेवलेंथ है वो क्या हो जाते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे कि लॉन्गर वेवलेंथ कौन सी होगी, इसको इससे याद कर सकते हो, रेड, येलो, ग्रीन, ठीक है। ये सारे कलर क्या हो जाते हैं, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या दे रखी है, रॉन्ग, उल्टी दे रखी है। थर्ड है इन सम पार्ट्स द ओशन अपीयर्स ग्रीन। कुछ पार्ट्स में जो ओशन है वो ग्रीन दिखता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लैंक्टन्स होते हैं अपर सरफेस ऑफ वाटर पे। बिल्कुल अपर सरफेस ऑफ वाटर पे प्लैंक्टन्स होते हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स में क्या होता है, क्लोरोफिल। उनका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। उनमें क्या होता है, क्योंकि क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल कौन से कलर को रिफ्लेक्ट करता है, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है। किस कलर को रिफ्लेक्ट करता है, ग्रीन कलर को। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट सही दे रखी है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो केवल 2 ही स्टेटमेंट इसमें जो है वो हमारी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को किस बेसिस पे रजिस्टर करता है, उनको नेशनल या स्टेट पार्टी बनाता है। आप सभी ने नेशनल और स्टेट पार्टीज़ की जो गाइडलाइंस है वो पढ़ी होंगी। उसमें क्या है, मेन पोल परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि भाई आपका क्या होगा, ठीक है। केवल पोल परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। आप 2% सीट लानी है, इतने 2% सीट लानी है, या फिर आपको एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स में इलेक्शन लड़के इतने % सीट लानी है, इतने % वोट लेके आनी है, कुछ ऐसे क्राइटेरिया होते हैं, आपने सभी ने पढ़े होंगे, ठीक है। तो मेनली किस बेसिस पे नेशनल और स्टेट पार्टी डिटरमाइन होती है, ओनली पोल परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिटरमाइन होती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। सबसे पहले है द ओशन ओवर रीजन्स विद हायर कंसंट्रेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन विल अपीयर ब्लू, ग्रीन टू ग्रीन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड डेंसिटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन देयर। बोल रहे हैं कि जो ओशन है, मतलब ओशन ओवर रीजन से दायरे जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा है वो ब्लू, ग्रीन या ग्रीन दिखेगा, क्योंकि उस टाइप के फाइटोप्लैंक्टन वहाँ पे होते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है, उसी टाइप का दिखेगा। सेकंड है फाइटोप्लैंक्टन्स आर माइक्रोस्कोपिक मैरीन एल्गी दैट कंटेन क्लोरोफिल। बिल्कुल उनमें क्लोरोफिल होता है। थर्ड है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द ग्रीन पोर्शन ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम। तो आप सभी को पता है, बिल्कुल रॉन्ग, एब्जॉर्ब नहीं करता, क्या करता है, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है। ग्रीन कलर को क्या करता है, क्लोरोफिल रिफ्लेक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट एंड सेकंड केवल 2 ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, गुज्जर्स और बकरवाल्स आर डोमिनेंट एसटी कम्युनिटीज़। ये आप सभी को पता होगा, गुज्जर बकरवाल से मेनली कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। और गुज्जर्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी एसटी कम्युनिटीज़ हैं, याद रखना। हिमाचल आ जाए तो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ से लेकर नॉर्थ में हमें जाना है, आइलैंड्स के बारे में बताना है। तक्षशिमा आइलैंड, कुरिल आइलैंड, सेनकाकू आइलैंड। तो आप सभी को पता होगा जो सेनकाकू आइलैंड है ये तो नीचे साउथ चाइना सी वाला जो पार्ट है वहाँ पे प्रेजेंट है। कुरिल आइलैंड आपको पता है जापान है उसके ऊपर प्रेजेंट है। और तक्षशिमा आइलैंड आपको पता होगा, शायद आपने ये कम नाम सुना होगा लेकिन सुना होगा, जो साउथ कोरिया है और जो जापान है उसके बीच में प्रेजेंट है तक्षशिमा आइलैंड, ठीक है। तो सबसे नीचे जो है ना वो सेनकाकू आइलैंड है, थर्ड सबसे नीचे है। तो थर्ड सबसे नीचे है, ठीक है। तो फिर सेकंड पोजीशन पे आता है, सबसे पहले है ये थर्ड, तो ये है कुरिल आइलैंड, ये है, और तक्षशिमा ये है। तो 3 1 देन 2, 3 1 2 है कोई, इसमें कोई दे ही नहीं रखा, ठीक है। ये सारी ऑप्शन रॉन्ग है, 3 1 2, ठीक है। ये आएगा इसका सीक्वेंस, ठीक है, ध्यान रखना इसको।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है ग्रीन मैन्योर्स के बारे में। ग्रीन मैन्योर्स बोल रहे हैं कि ग्रीन मैन्योर्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो स्पेसिफिकली सोइल की फर्टिलिटी और स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए उगाए जाते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ग्रोइंग ग्रीन मैन्योर कैन कर्टेल दी कंजप्शन ऑफ बिल्कुल, अगर सोइल फर्टिलिटी के लिए हम ये यूज़ कर देंगे तो हमें फर्टिलाइजर की कम यूज़ करना पड़ेगा, तो उनका कंजप्शन कम हो जाएगा। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड है ग्रीन मैन्योर इंक्रीजेज द सोइल पीएच लेवल। बोल रहे हैं कि सोइल के पीएच लेवल को बढ़ा देता है, पीएच लेवल को बढ़ा देता है। तो याद रखना मेनली जो पीएच लेवल ज़्यादा है ना 8.5 से 9 के बीच में, उसको क्या कर देगा, कम लेगा, 7 के आसपास ले आएगा, तो उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमें करेक्ट केवल कितने हैं, 2 ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस क्राइटेरिया पे मानसून को डिक्लेयर करता है? तो आप सभी को पता होगा, विंड स्पीड, रेनफॉल, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, सारी चीज़ों को देख के ही मेनली वो डिक्लेयर करता है कि भाई कैसा मानसून आएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ों को देख के ही डिक्लेयर किया जाता है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीसीसी के बारे में। सबसे पहले है आईपीसीसी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय डब्ल्यूएमओ एंड यूएनईपी। आप सभी को पता होगा, बिल्कुल इन्होंने ही इसको एस्टैब्लिश किया है। सेकंड है आईपीसीसी प्रोड्यूसेस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट रिपोर्ट। बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है। दैट आर कंसिडर्ड मोस्ट ऑथोरेटिव सोर्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल असेसमेंट रिपोर्ट आप सभी को पता है। सो फॉर आईपीसीसी हैज रिलीज मोर देन, अभी देखो आपको पता होगा 2023 में 6 असेसमेंट रिपोर्ट आई थी, तो 10 से ज़्यादा तो उन्होंने रिलीज़ की ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ही हमारी करेक्ट है। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो केवल 2 ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, करेक्ट है। ठीक है, और ये बॉडी एस्टैब्लिश कब की गई है, आप सभी को पता होगा, ये बॉडी एस्टैब्लिश की गई है 1988 में। ठीक है, एक यूएन बॉडी है जो साइंस रिलेटेड जो है मतलब असेस करती है, साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो साइंस है उसको असेसमेंट करती है। आईपीसीसी 1988 में एस्टैब्लिश की गई है। डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी ने मिलकर इसको वो किया है, फाइंड किया है। ठीक है, अभी कौन सी रिपोर्ट आई है, 6 असेसमेंट रिपोर्ट आई है इसके 2023 में, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना इसके बारे में। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। बोल रहे हैं कि आधार एक वेरीफाइएबल 12 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसको UIDAI जो अथॉरिटी है वो लॉन्च करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। बिल्कुल 12 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, बिल्कुल सही है। मास्क्ड आधार डिस्प्ले करता है पहले 4 डिजिट्स को। तो याद रखना, मास्क आधार में लास्ट के जो 4 डिजिट है ना उसको डिस्प्ले किया जाता है, पहले के 4 नहीं, लास्ट के 4 को डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, औरों को छुपा लिया जाता है, ये है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत दे रखी है। थर्ड है दी मास्क आधार फैसिलिटी हैज़ बीन इन प्लेस सिंस द लॉन्च ऑफ आधार फैसिलिटी। जब से आधार लॉन्च हुआ है तब से ही मास्क आधार फैसिलिटी जो है वो लाई गई है। तो याद रखना ये कब से आई है, मास्क का आधार फैसिलिटी है 2018 से ही आई है। ठीक है, ये 2018 से ही आई है। सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी ने मेनली इसको वो किया था, लेकिन तभी से नहीं है जैसे आधार फैसिलिटी लॉन्च हुई है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। हमें बतानी है करेक्ट। तो करेक्ट तो इनमें से आप सभी को पता चल गया कि भाई एक ही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमें गोल्ड इंपोर्ट्स के बारे में बताना है, देख लेते हैं भाई। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। इंडिया इज अमंग द टॉप 3 लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। आप सभी को पता होगा, येस इंडिया बहुत सारा गोल्ड इंपोर्ट करता है, तो टॉप 3 में है इंडिया। मेजॉरिटी ऑफ द गोल्ड डिमांड वो आरबीआई अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए है। गोल्ड जो हम करते हैं ज़्यादातर डिमांड वो आरबीआई की रिक्वायरमेंट के लिए है, बिल्कुल भी नहीं। मेनली किसके लिए है, ज्वेलरी इंडस्ट्री की डिमांड के लिए है। ठीक है, ज्वेलरी इंडस्ट्री की डिमांड के लिए, ऐसा नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें जो है वो हमारी क्या है, करेक्ट है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, रिजर्वेशन इन इंडियन लॉ इज अ फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन वेयर बाई ए परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज़। देखो बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन जो है वो एक अफर्मेटिव एक्शन है जिसमें कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व कर दी जाती हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में कर दी जाती हैं। देखो रिजर्वेशन जो इंडिया में है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में है, लेकिन रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं है। ध्यान रखना, आप सारा ठीक लगा दोगे, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या दे रखी है, हमारी रॉन्ग दे रखी है।
सेकंड बोल रहे हैं जस्टिस जी रोहिणी कमीशन रिपोर्ट इज रिलेटेड टू इशू ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। सबको पता होगा कि भी रोहिणी कमीशन ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन के लिए बैठा था, बिल्कुल सही है। तो हमें बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, इनकरेक्ट बताना है। तो केवल जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है, हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सरगासो सी के बारे में बताना है। सरगासो सी आप सभी ने सुना होगा। सबसे पहले तो ये एंटायरली पैसिफिक ओशन में, तो आप सभी को पता होगा कहाँ पे है, अटलांटिक ओशन में है। ठीक है, कहाँ पे है, अटलांटिक ओशन में। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। इट इज़ बाउंडेड बाय 4 ओशन करंट, 4 ओशन करंट से ये बिल्कुल सराउंडेड है, ये स्टेटमेंट सही है। ये ओनली सी है विदाउट लैंड बाउंड्री, बिल्कुल बिना लैंड बाउंड्री का ओनली सी है। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो केवल 2 ही स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अभी ये आप मैप देखो, इसमें आपको क्या दिख रहा है, सरगासो सी जो दिख रहा है ना, सरगासो सी यहाँ पे है। ये आपको अटलांटिक ओशन दिख रहा है, इसके इधर गल्फ स्ट्रीम है, इधर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, इधर कैनेरी करंट है और इधर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। तो ये 4 ओशन करंट से सराउंडेड है। ओनली सी विदाउट लैंड बाउंड्री है। कहाँ पे है, अटलांटिक ओशन में है। ठीक है, ध्यान रखना ये यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ध्यान रखना इसको, ये कहाँ पे है। ठीक है, तो ये है हमारा सरगासो सी। ठीक है, तो आपने सरगासो सी भी देख लिया कहाँ पे है। तो इसी नोट पे हमारे आज के जो 15 क्वेश्चन जाते हैं वो जाते हैं कंप्लीट। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है और बड़ी वीडियोस को जो है करंट अफेयर्स की नहीं देखते, तो हम 15 क्वेश्चन तक इसको लिमिट करते हैं। डेली के 15 क्वेश्चन जो है मैं आपके कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। सो गाइज आप प्लीज़ अगर इस चैनल को बढ़ता हुआ देखना चाहते हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रीच को बढ़ाओ और डेली बेसिस पे देखो, जब भी वीडियो आती है उसको देखो। ठीक है, मैं भी रेगुलर रहने की कोशिश करूँगी, आप भी इसको बढ़ाने की कोशिश करो। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।